Hello everyone, welcome to my channel. Please, if you like my video, please like, share and subscribe. Okay students, in previous video we have discussed about the types of hypothesis, and in types of hypothesis we studied the first one, null hypothesis, and in this video we will discuss rest of the hypothesis, types of hypothesis. So next hypothesis was directional hypothesis. Here we will compare the two hypotheses together, directional hypothesis and non-directional hypothesis. Okay, so see the directional hypothesis. It indicates the exact nature of the relationship between variables. ये जब दो वेरिएबल्स के बीच में हम रिलेशनशिप शो करते हैं तो ये उसका एग्जैक्ट नेचर इंडिकेट करता है. डायरेक्शनल हाइपोथेसिस जो है वो दोनों रिलेशनशिप की जो एग्जैक्ट डायरेक्शन है उसको क्लियर करता है, वैलिड शो करता है. फॉर एग्जाम्पल, students who participate in extracurricular activities have a lower GPA than those who do not participate. भाई डायरेक्शनल हाइपोथेसिस ये कहती है, हमने पहले भी इसी एग्जांपल को लेकर डिस्कस किया था, तो आज उसी के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि जो स्टूडेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं उनका जीपीए, उनकी जो ग्रॉस परसेंटेज आती है उन स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में लेस होती है जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में. ओके, ये डायरेक्टली ये बात शो करती है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस. नाउ सी द नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस. इट इंडिकेट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स बट डू नॉट स्पेसिफाई द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द रिलेशनशिप. ये भी दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप इंडिकेट करती है, लेकिन उनके एग्जैक्ट नेचर ऑफ रिलेशनशिप को स्पेसिफाई नहीं करती है. मीन्स द नेचर कैन बी ट्रू और मे नॉट बी ट्रू. ये मतलब स्पेसिफाई नहीं कर पाती है. इसको भी उसी एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं. द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स, हियर द हाई स्कूल मीन्स टेंथ क्लास स्टूडेंट्स, इज रिलेटेड टू देयर पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. जो एकेडमिक परफॉर्मेंस अगर हम 10th क्लास के स्टूडेंट्स की देखें, जो रिलेटेड होती है, ये कहता है उसका डायरेक्टली रिलेशन है अगर वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, तो मे बी या तो वो लेस मार्क्स ला सकता है या फिर उसका जीपीए पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो मीन्स अफेक्ट तो कर रहा है बट इट डज नॉट स्पेसिफाई द एग्जैक्ट रिलेशनशिप, एग्जैक्ट नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड द एकेडमिक परफॉर्मेंस GPA of the student. Understand? Now come to the next hypothesis, that is causal hypothesis. Causal hypothesis. Causal hypothesis, as the name suggests, it specifies two aspects, the cause and the इफेक्ट. कॉजल हाइपोथेसिस नाम से पता चल रहा है कि दो चीज़ों पे, दो एस्पेक्ट पर डिपेंड करता है. एक कॉज जो कॉज इन्फ्लुएंस कर रहा है, एंड द सेकेंड वन इज इफेक्ट जिस पर इफेक्ट पड़ रहा है, जो इन्फ्लुएंस हो रहा है. ओके, कम नेक्स्ट पॉइंट. Causal hypothesis states the degree of influence of one variable on another. कॉजल हाइपोथेसिस ये स्टेट करती है, ये शो करती है कि एक वेरिएबल का क्या डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस है दूसरे वेरिएबल पर, वो किस हद तक उसको जो है अफेक्ट कर रहा है, उसकी डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है, क्या लिमिट ऑफ इन्फ्लुएंस है. नेक्स्ट, रिसर्चर यूजेस statistical techniques to demonstrate the presence of a relationship between cause and effect. रिसर्चर क्या करता है, वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, स्टैटिस्टिकल मीन्स कलेक्टेड सम नंबर्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, है ना. किसी मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि कुछ आंकड़ों से, है ना, कुछ आंकड़े उसके पता लगाते हैं, पता करता है कि कॉज एंड इफेक्ट का क्या रिलेशनशिप है. जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कितना अफेक्ट कर रहा है वेरिएबल को, वेरिएबल जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको कितना इफेक्ट कर रहा है. ओके, इसको वही उसी एग्जाम्पल से देखिए, फिर हम क्लियर करेंगे. हाई स्कूल स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज स्पेंड लेस टाइम स्टडिंग विच लीड्स टू अ लोअर GPA.
हाई स्कूल यानी 10th क्लास स्टूडेंट्स जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, अगेन वही बात है कि अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं, उनका मोर फोकस जो है करिकुलर एक्टिविटीज़ पर है, तो वो अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस उनका अफेक्ट करेगा और वो कम से कम टाइम स्टडी को दे पाएंगे। ये कॉजल इफेक्ट शो कर रहा है। और जब वो कम टाइम स्टडी को देंगे, लेस टाइम शो कर पाएंगे, अपने कम ध्यान दे पाएंगे पढ़ाई पर, तो ऑब्वियसली उनकी परसेंटेज अफेक्ट करेगी। तो कॉज एंड इफेक्ट यहाँ पे क्या हो गया? कॉज हो गया एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन, और अफेक्ट किसको कर रहा है? लोअर जीपीए, यानी उसकी परसेंटेज पर, स्टूडेंट के रिजल्ट में जो जीपीए होता है उसको अफेक्ट कर रहा है। तो दैट इज अबाउट द कॉजल हाइपोथेसिस। इज इट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट हाइपोथेसिस, सिंपल हाइपोथेसिस एंड कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। हम इनको दोनों को कंपेयर करेंगे, सिंपल हाइपोथेसिस एंड complex hypothesis. Okay. A simple hypothesis reflects the relationship between variables, independent and dependent variables. Simple hypothesis क्या हुई? Directly जो दो variables हम लेते हैं अपने hypothesis में, उन दोनों को ये simply affect करती है, दोनों के बीच का relationship show करती है। Okay? जैसे ये कहती है कि smoking leads to a cancer, यानी कैंसर, अगर आप स्मोकिंग करोगे तो आपको कैंसर होगा ही। ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया? स्मोकिंग। डिपेंडेंट क्या हो गया? ह्यूमन बॉडी जिसको कैंसर हो रहा है। ओके, मतलब ये हर एक सिंपल बात कह रही है कि अगर स्मोकिंग करोगे तो कैंसर होगा। एंड कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस क्या कहती है? कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस रिफ्लेक्ट्स रिलेशनशिप अमंग मोर देन टू वेरिएबल्स। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस क्या करती है? वो रिलेशनशिप बताती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्मोकिंग ही कैंसर होने का एक रीज़न हो, या सिर्फ स्मोकिंग का ही अफेक्ट पड़ता हो लंग्स पर ह्यूमन की। स्मोकिंग के अलावा और भी अदर वेरिएबल्स, अदर रीजंस हो सकते हैं। यहाँ पर ये बताया गया है, स्मोकिंग एंड अदर ड्रग्स लीड्स टू कैंसर, टेंशन, चेस्ट इन्फेक्शन एटसेट्रा। वो कह रहा है कि स्मोकिंग के अलावा अगर हम कोई ड्रग्स ऐसी ले रहे हैं, कोई मेडिकेशन ऐसा ले रहे हैं, तो वो भी कैंसर कॉज करती है। उसके अलावा नॉट ओनली कैंसर, वो टेंशन या फिर चेस्ट इन्फेक्शन या अदर डिजीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। तो कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस में जो है मोर देन टू वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप होता है, जबकि सिंपल हाइपोथेसिस में ओनली वन वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशन शो करते हैं कि दैट मीन्स इट इज 100% ट्रूथ कि that smoking leads to a cancer. Clear? Now come to the next hypothesis. This is empirical hypothesis. Empirical hypothesis, it is applied to a field. Empirical hypothesis, it is a type of applied hypothesis कि जब हम कुछ रिसर्च करते हैं, कुछ करते हैं तो उसके बाद उसका एप्लीकेशन ज़रूर करते हैं। ओके, अप्लाइड हाइपोथेसिस कब आती है? जब हम बेसिक और फंडामेंटल हाइपोथेसिस जब हम पढ़कर आए थे रिसर्च, उसके बाद नेक्स्ट हाइपोथेसिस हमारी होती है एम्पेरिकल या अप्लाइड हाइपोथेसिस। एम्पेरिकल रिफर्स टू द यूज ऑफ वर्किंग हाइपोथेसिस। एम्पेरिकल का क्या मतलब होता है? हाइपोथेसिस में जो भी हमारे एजम्पशन थे या जो भी हमने आइडियाज बेसिक्स कलेक्ट किए थे, जो एविडेंसेस और डाटा कलेक्ट किए थे, उसका यूज़, वो रनिंग हो, उसको वहाँ पर वो वर्क, उसका मतलब दैट मीन्स अदर थिंग्स आर इन द प्रोसेस, है ना, हम उसको यूज़ कर रहे हैं। दैट कैन बी टेस्टेड यूजिंग ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। कैसे यूज़ कर रहे हैं? बाय यूजिंग ऑब्जर्वेशन एंड द स्टेप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वर्किंग हाइपोथेसिस। इसको वर्किंग हाइपोथेसिस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब हाइपोथेसिस में जब हम आगे बढ़ते हैं, रिसर्च कंडक्ट करने लग जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जब हम एक हाइपोथेसिस के बेसिस पर रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं, तो दैट इज़ अ वर्किंग हाइपोथेसिस। मीन्स हम जो भी हमने डेटा कलेक्ट किए हैं उसको हम यूज़ कर रहे हैं। Next point is working hypothesis can be any hypothesis that is processed for work during the research. Working hypothesis, empirical hypothesis, कोई भी hypothesis हो सकती है। अभी तक हमने जितनी काइंड्स ऑफ हाइपोथेसिस पढ़ी उनमें से कोई भी हाइपोथेसिस वर्किंग हाइपोथेसिस हो सकती है। दैट मीन्स वो रिसर्च में जो है उस समय प्रोसेशन में है, यूज की जा रही है, रनिंग है। ओके, आई होप गाइज इट इज क्लियर टू यू। Now come to the next hypothesis. This is alternative hypothesis and a very important hypothesis. Alternative hypothesis. Under alternative hypothesis, firstly many hypotheses are selected. Then among them one is selected which is more workable and most efficient. ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का नंबर कब आता है? सब मान लीजिए हमने कई हाइपोथेसिस सेलेक्ट करी, उनमें से एक
कई हाइपोथेसिस हमने बनाई हैं, जिसमें से एक को हमने सेलेक्ट किया है जो मोस्ट वर्केबल है ना, जो मोस्ट एम्पेरिकल है, जो रनिंग आगे हमारी रिसर्च में हेल्प कर रही है और मोस्ट इफिशिएंट है, जिसके थ्रू हम रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं। दैट इज अ ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट से हमें देखिए ज़्यादा क्लियर होगा। If the working hypothesis is proved wrong or rejected, another hypothesis is formulated to be tested to produce the desired results, which is known as alternate hypothesis. मान लीजिए कोई वर्किंग हाइपोथेसिस थी, उसको या तो वो टोटली प्रूव हो गई तो दैट मीन्स इट इज अ नल हाइपोथेसिस, टोटली रिजेक्ट हो गई तो भी वो नल हाइपोथेसिस हो गई। लेकिन अगर वो रॉन्ग प्रूव्ड होती है या रिजेक्ट होती है तो दैट मीन्स उसके बेसिस पर अब हमें एक और हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी, एक डिजायर्ड रिजल्ट हमें मिले, इसके लिए हम फिर जो है टेस्ट करेंगे, फिर ऑब्जर्वेशन करेंगे और फिर इस तरीके से ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस का डेवलपमेंट होता है, जिसको हम कहते हैं कि अगर कोई हाइपोथेसिस रॉन्ग प्रूव हुई है, रिजेक्ट हुई है, एंड देन अगर नेक्स्ट हाइपोथेसिस हम फॉर्मुलेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो दैट इज कॉल्ड अ ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। इट इज डिनोटेड बाय H1। इसको एग्जाम्पल से एक बार क्लियर कर लेते हैं, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। द रेस ऑफ द वन पर्सन हैव एन इफेक्ट ऑन वंस एजुकेशनल अटेनमेंट। यानी अगर किसी का एजुकेशनल बैकग्राउंड, अगर कोई एजुकेशनल अटेनमेंट किसी का अच्छा है, एजुकेशनल फील्ड में अच्छा है, तो इसका मतलब ये कहता है कि वो उस रेस में जो है वो आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब उसका खुद का जो है एजुकेशनल फोकस ज़्यादा है ना, मतलब वो खुद से ही अपने आप से ही उस फील्ड में ज़्यादा अच्छा रहा है, मोर फोकस्ड रहा है। ये तो एक हाइपोथेसिस हो गई। लेकिन अगर ये रॉन्ग प्रूव हो गई, ये रिजेक्ट हो गई कि नहीं भाई, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ एजुकेशन उसमें अच्छा रहा है, इसलिए क्योंकि उसका एजुकेशनल अटेनमेंट अच्छा रहा है, उसको समथिंग अचीव कर रहा है, कोई स्किल है, तो ये ज़रूरी नहीं है। H1 हाइपोथेसिस, जब ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हम उसको रिजेक्ट करने के बाद एक न्यू हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, तो वो कहता है इकोनॉमिक क्लासेस ऑफ वंस पेरेंट्स हैव एन इफेक्ट ऑफ वंस एजुकेशनल अटेनमेंट। किसी भी पर्सन की एजुकेशनल अटेनमेंट क्या इफेक्ट करती है अगर उसके पेरेंट्स की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो, यानी वो अपने बच्चे को, अगर किसी की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी तो वो अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, अच्छे से अच्छी कोचिंग करा सकते हैं, जिससे उसका फर्दर एजुकेशनल जो है अटेनमेंट ज़्यादा अच्छा होता है, वो पढ़ाई में और आगे इम्प्रूव कर सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS बन सकता है। ये H1 हाइपोथेसिस कहती है। जबकि जो पहली हाइपोथेसिस थी उसने कहा था कि रेस ऑफ द पर्सन मीन्स किसी का जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है उसका उसके एजुकेशनल अटेनमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, सो दिस इज द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। गाइज, आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझिएगा, देन इट विल क्लियर टू यू। नाउ कम टू द नेक्स्ट हाइपोथेसिस, लॉजिकल हाइपोथेसिस। लॉजिकल हाइपोथेसिस, yes. A logical hypothesis is a proposed explanation possessing limited evidence. लॉजिकल हाइपोथेसिस, जब किसी चीज़ पर हम लॉजिक लगाते हैं, कैसे, जब कोई एक्सप्लेनेशन हमने प्रपोज किया है तो वो क्या हो सकता है, मे बी किसी लिमिटेड एविडेंस पर। अब हम उसके आगे कुछ कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, जो हमने डाटा कलेक्ट किया, जो एविडेंस कलेक्ट किया है, उसी के बेसिस पर हम अपना लॉजिक एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो एक वो लिमिटेड एविडेंस पर बेस्ड हो जाता है हमारा लॉजिकल हाइपोथेसिस। For example, if we want to turn a logical hypothesis in an empirical hypothesis, we need to put the theories of postulations to the test. अगर हम लॉजिकल हाइपोथेसिस को एम्पेरिकल मीन्स जो वर्किंग हाइपोथेसिस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर कोई फर्दर अपनी एक नई थ्योरीज बनानी होंगी, नई डेटा कलेक्ट करेंगे, एविडेंसेस लाएंगे, नई हाइपोथेसिस करेंगे, फॉर्मेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोस्टुलेशंस ऑफ द test. That is the logical hypothesis. Now come to the statistical hypothesis. As the name suggests, I explained you, that means some numbers have been collected in order to provide information about something, to achieve something. यानी आंकड़ों के बेसिस पर, कुछ नंबर्स के बेसिस पर जब हम रिसर्च करते हैं, तो that is a statistical hypothesis. Statistical hypothesis can be verified statistically. जो भी hypothesis हमें, वो आंकड़ों के बेसिस पर ही हम उसको statistically ही verify करते हैं. The statement would be logical or illogical, but if statistically verified, it will be statistical hypothesis. अगर आपने
किसी हाइपोथेसिस में आप चाहे लॉजिकल अपने स्टेटमेंट दे रहे हो, व्यूज रख रहे हो, व्यू पॉइंट रख रहे हो, या फिर वो इलॉजिकल हो, लेकिन अगर वो आंकड़ों के बेसिस पर वेरीफाई की जा चुकी है, स्टैटिस्टिकली बिल्कुल ठीक है, समथिंग द जो आपका गोल रहा है वो अचीव कर लिया गया है स्टैटिस्टिक बेसिस पर, तो वो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस आपकी प्रूफ हो जाती है। आई होप गाइज इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। इन दिस वीडियो हम यहीं तक ही डिस्कस करेंगे।